नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश दैनिक घटना चक्र की सीरीज को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज मैं 27 जुलाई के महत्वपूर्ण घटना चक्र के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का पहला सवाल है कि राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए जो ही वर्तमान सत्ता में है मोदी जी के नेतृत्व में, तो सांसदों की संख्या कितनी हो गई है? सांसदों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका उत्तर है 102। वर्तमान में राज्यसभा में एनडीए की सांसदों की संख्या हो गई है। एनडीए के सांसद 102 हो गए हैं। आप लोग जानते हैं कि हर 2 साल बाद राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल बाद होता है और इस बार 61 सांसदों का चुनाव हुआ था और इससे कारण राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो सांसदों की संख्या है 102 के आसपास 102 पहुंच गई है, जिसमें बीजेपी के 85 सांसद हैं, 85 सांसद बीजेपी के हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 40 सांसद हैं, है ना, और यूपीए के 65 सांसद हैं। तो आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, 245 सदस्य है और बहुमत का आंकड़ा के लिए 123 चाहिए। तो अभी भी एनडीए को बहुमत नहीं है। अभी भी बहुमत से एनडीए को 21 सीट कम है, 21 सीट एनडीए को बहुमत से कम है, लेकिन फिर भी एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में 1990 के बाद किसी भी दल या गठबंधन को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला है। और इसी कारण पिछले जो एनडीए 1 की सरकार थी उसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यसभा से पारित कराने में उसे दिक्कत आई थी, है ना। तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि किस लैटिन अमेरिकी देश में भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर होगा सूरीनाम। आंसर सी, सूरीनाम में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में थोड़ा जान लें तो वे महत्वपूर्ण इसलिए है कि चूंकि उन्होंने हाथ में वेद को लेकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली और संस्कृत के श्लोक शुरुआत में उन्होंने पढ़ा। और ये संतोखी जी जो हैं वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के नेता हैं। और ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी जो है उन्होंने 10 सालों से सत्ता में रहे तानाशाह डेसी बाउटर्स को सत्ता से बेदखल किया और वे चुनाव में जीतकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जो उन्होंने 26 जुलाई की चर्चा की थी मन की बात में, तो उस दिन उन्होंने चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बधाई भी दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो महत्वपूर्ण समाचार है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी किस कंपनी ने निजीकरण की संभावना के कारण अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम पेश किया है? वीआरएस स्कीम यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पेश किया है। तो ये आंसर होगा बीपीसीएल। आंसर बी, बीपीसीएल के कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम पेश किया गया है, जो कि आवेदन करने की तिथि उसके लिए 23 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच का है ना। और ऐसा मानना है कि लगभग 10% बीपीसीएल के एम्प्लॉय वीआरएस लेंगे, ऐसा मानना है, ऐसा संभावना है। अब अगला सवाल है, महत्वपूर्ण है कि हाल ही में गुरुग्राम की अदालत ने जैक मा, एक महत्वपूर्ण नाम है जैक मा, आर्थिक क्षेत्र में कारोबारी हैं, तो वे किस कंपनी के फाउंडर हैं? जैक मा किस कंपनी के फाउंडर हैं?
तो ये अलीबाबा चीन की कंपनी है अलीबाबा, उसके ये फाउंडर हैं और जैक मा भी चीन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति थे लेकिन इसी सप्ताह उनका स्थान दूसरा हो गया है। तो अलीबाबा के फाउंडर जैक मा पर एक पूर्व उनके कर्मचारी ने ही गलत तरीके से नौकरी से निकालने के आरोप में कंपनी पर 2 करोड़ रुपए के मुआवजा का मुकदमा किया है। और उनका नाम पुष्पेंद्र सिंह परमार नामक ये शख्स है, भारतीय शख्स हैं, जिन्होंने एक सिविल सूट दायर किया है गुरुग्राम की अदालत में। गुरुग्राम की अदालत द्वारा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को समन भेजा गया है ना। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है 5वां सवाल कि हाल ही में समता पार्टी के किस पूर्व अध्यक्ष को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 दशक पुराने रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया है। महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में हुआ था, सन 2000-2001 का मामला है। तो वो हैं जया जेटली। जया जेटली को दोषी करार दिया गया है रक्षा खरीद के भ्रष्टाचार के मामले में। तो जया जेटली पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के काफ़ी करीबी रही हैं। और जया जेटली के साथ साथ 3 अन्य आरोपियों को, जया जेटली सहित 3 अन्य आरोपियों को भी सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। ठीक है, और ये मामला 2000-2001 का है। ये सन 2000-2001 का मामला है। और इसमें मामला था कि रक्षा खरीद में एक निजी मीडिया हाउस स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें रक्षा खरीद के मामले में भ्रष्टाचार का उजागर किया था। निजी मीडिया हाउस के स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था। और इस स्टिंग ऑपरेशन के चलते तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि ये काफ़ी करीबी थे रक्षा मंत्री के। और उस समय जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष भी थी। और उस मामले में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का भी नाम आया था। बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था, लेकिन उन्हें भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में। महत्वपूर्ण है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण है सब जो प्रश्न है कि DRDO द्वारा संचालित भारत का प्रमुख खुफिया उपग्रह जो तिब्बत के ऊपर से गुजरते हुए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के ठिकानों को अच्छी तरह से टोह लिया है, उस उपग्रह का नाम क्या है? उस उपग्रह का नाम क्या है? तो उस उपग्रह का नाम कौटिल्य है। कौटिल्य नामक एक उपग्रह है जो चीन के क्षेत्र में जाकर के वो टोह लिया। और देखिए यही क्षेत्र है तिब्बत का जो कि भारत से सटे हुए है ना। और इसी क्षेत्र में जाकर के ये उपग्रह जो है वहाँ काफ़ी सूचनाएं एकत्रित किया है। ये महत्वपूर्ण है। कौटिल्य नामक का ये उपग्रह है जो चीन के क्षेत्र में जाकर के काफ़ी खुफिया जानकारी एकत्रित किया है ना। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग कि अमेरिका के टेक्सास प्रांत में किस तूफान से भारी तबाही हुई है? तो तूफान का नाम क्या है? हरिकेन है ये, और इसका नाम है हाना। ये बवंडर की तरह आया है। और चूंकि टेक्सास प्रांत में काफ़ी कोरोना वायरस का भी काफ़ी प्रसार हुआ है और वहाँ हाना तूफान से ही भारी तबाही हुई है, इस कारण टेक्सास में काफ़ी अभी वहाँ के नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अगला सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना का पहला मामला आने के बाद इमरजेंसी लगा दी? पहला मामला वहाँ आया आधिकारिक रूप से और वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये देश है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन हैं, जानते ही हैं, तानाशाह हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी पहला कोरोना मामला आने के बाद।
और अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने कंटेनर सेवा शुरू की है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ कंटेनर सेवा शुरू की। इसका आंसर सी होगा। अब भारत का जो बांग्लादेश के साथ पहली कंटेनर सेवा की शुरुआत की गई है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कोलकाता स्थित मझेर हाट टर्मिनल से बांग्लादेश के लिए कंटेनर जाएगा रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, और बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पर इसका वहाँ तक ये जाएगा। तो ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको संचालित किया गया और वहाँ से ये भारत के कोलकाता स्थित मझेर हाट से बांग्लादेश के बेनापोल तक जाएगा। ये है ना, महत्वपूर्ण है। अगला है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब कारगिल युद्ध आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के साथ हुआ था भारत का 1999 में, 1999 में हुआ था और भारतीय सेना ने कारगिल से जो पाकिस्तानी घुसपैठी सेना को खदेड़ दिया था और 26 जुलाई को पूरी तरह से उस क्षेत्र को खाली कर दिया था और वहाँ भारतीय तिरंगा को लहराया था। तो उसी दिन भारत में 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 21वां ये उसका सालगिरह है ना। तो आज का जो महत्वपूर्ण घटना चक्र था उसकी चर्चा मैंने 10 महत्वपूर्ण सवालों के रूप में कर दिया है। आशा है कि आपको इससे काफ़ी लाभ होगा और उसका नीचे मैंने उत्तर के माध्यम से भी इसको मैंने दिखा दिया है कि किसका कौन सा उत्तर होगा। और तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।